हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आई होप आप लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर देख लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से जाके देख ले। लिंक आपको अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले टॉपिक जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, हिंदी में बोले तो परमाणु एवं अणु। तो अब हम चिंता मत करिए, हम प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बस सब्र रखिए थोड़ा सा। आइए, पहले आप लोग को ना इस चैप्टर को कराने से पहले कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, तो उन बेसिक बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले अपने चैप्टर में पढ़ा था, मैटर में, किसमें पढ़ा था भाई साहब? मैटर में, कि हमारे आसपास क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, यानी कि कण होते हैं, मैटर होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने क्या पढ़ा था कि मैटर से छोटा भी कुछ भी पार्टिकल नहीं होता इस धरती पे, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मैटर से छोटा भी कुछ होता है। तो आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल है, किसके पार्टिकल है? किसी भी मैटर के पार्टिकल है, ठीक है। ये बहुत सारे पार्टिकल बना दिए मैंने। मैं कह रहा हूं कि ये पार्टिकल थे, एक थिन शीट के थे। किसके थे ये? एक थिन शीट के पार्टिकल थे। एक शीट के अंदर एक पार्टिकल थे इतने सारे, ठीक है। मैं कह रहा हूं क्या मैं इस पार्टिकल को जो है डिवाइड करना शुरू करूंगा? क्या करना शुरू करूंगा भाई? डिवाइड करना शुरू करूंगा। डिवाइड करना शुरू करूंगा। मान लेते हैं मैंने एक पार्टिकल उठाया, ठीक है। इस पार्टिकल को आगे डिवाइड करना शुरू किया। जब मैं इन पार्टिकल को डिवाइड करते 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 जाऊंगा ना, तो एक टाइम आएगा। एक क्या आएगा भाई साहब? एक टाइम आएगा। इस टाइम पे क्या होगा भाई साहब? इस पार्टिकल हम आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इस पार्टिकल को हम आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इनडिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडिविजिबल हो जाएगा। जिसको आगे फर्दर डिवाइड ना किया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इनडिविजिबल बोलेंगे। यानी कि जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। कुल मिला के मैंने क्या कहा, जब आप मैटर को डिवाइड करना शुरू करोगे, विभाजित करना शुरू करोगे, तो एक टाइम के बाद जाके एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप मैटर को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाओगे, यानी कि और विभाजित नहीं कर पाओगे। उसी सिचुएशन को, जब वो सिचुएशन आ गई, उसी को हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग? एटम। क्या बोलते हैं भाई साहब? एटम बोलते हैं। कोई दिक्कत ना था किसी को? क्लियर हो गया एटम क्या है? मतलब भैया, हमें फर्स्ट चैप्टर में झूठ झूठ बताया गया था कि मैटर से छोटा कुछ भी होता है। जी बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे क्या? मैटर से छोटा भी क्या होता है? एटम। क्या होता है? एटम, ठीक है। अभी इतना भी सच नहीं है, ये और भी झूठ बोल रहे हैं हमसे। एटम से भी छोटा कुछ होता है, आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये एटम की खोज किसने करी? आइए, हाइलाइटर लेते हैं जल्दी से। आइए देखिए, एन इंडियन फिलोसफर, महर्षि कन्नड़, महर्षि कन्नड़ postulate if we go on dividing matter, if we go on dividing matter यानी कि पदार्थ, we shall get smaller एंड स्मॉलर पार्टिकल, तब हमें छोटे से छोटे पार्टिकल मिलेंगे। अल्टीमेटली स्टेज कम व्हेन डिवीजन विल नॉट पॉसिबल, लेकिन एक टाइम बाद एक ऐसी स्टेज आएगी, एक टाइम बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि हम फर्दर उन्हें डिवाइड नहीं कर पाएंगे मैटर को। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया भाई साहब? परमाणु, यानी कि एटम, जिसे हम एटम बोलते हैं। तो एटम को क्या बोला जाता है भाई साहब? परमाणु भी बोला जाता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, महर्षि कन्नड़ जी ने, जो कि एक इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने बोला जब हम पदार्थ को, यानी कि मैटर को आगे डिवाइड करते रहेंगे, एक स्मॉलर पार्टिकल आता जाएगा, अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उस स्टेज को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु, ठीक है। अब एक और फिर फिलोसफर था हमारे इंडियन के, जिनका नाम था पकौड़ा कट्टयम, ठीक है। अब पकौड़ा मत समझना आप लोग, ठीक है, पकौड़ा कट्टयम, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला, बड़े ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला कि कोई भी मैटर, मतलब कि कोई भी एटम हो गया, कोई भी पार्टिकल हो गया, वो एग्जिस्ट अकेले नहीं करता, नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। कैसे एग्जिस्ट करता है भाई साहब? एक कंबाइंड फॉर्म में। कैसे एग्जिस्ट करता है? एक कंबाइंड फॉर्म में। देखो यहाँ साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ देखो। पकौड़ा कट्टम ने एलिब्रेट किया, सेड दैट दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, कि मतलब कोई भी पार्टिकल सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारे पार्टिकल कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब हुआ क्या भाई साहब? अपना तो ये सब इन्होंने बता दिया, लेकिन एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर आए। कौन आए भाई साहब? ग्रीक फिलोसफर आए, जिनका नाम क्या था भाई साहब? एक का नाम था डेमोक्राइटस। क्या नाम था? डेमोक्राइटस। और दूसरे का नाम था ल्यूकिपस। अभी लोग बड़े तेज थे भाई साहब, ये लोग क्या थे? बहुत तेज थे। अब डेमोक्राइटस आया, कहता कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। मतलब कि सुनना बड़े ध्यान से, बताया महर्षि कन्नड़ ने, लेकिन इन्होंने कोई वैलिडिटी लाइक एक एक्सप्रेस नहीं किया कि हाँ इसको ऐसा ऐसा है, मतलब हर जगह अब यही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ग्रीक फिलोसफर है डेमोक्राटस और ल्यूकोपस ने, इन्होंने सारा टैग चुरा लिया इनसे, इन्होंने सारा टैग इनसे चुरा लिया। और क्या कहते हैं भाई साहब कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, इसे कहते हैं अंग्रेज। आ जाओ, इनके तो धर्म में ही लिखा हुआ है ये।
चलो, हमारा काम कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं है, चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। अब हुआ क्या भाई साहब, जब इन्होंने ये सब कर दिया उसके बाद एक इन्होंने दो लॉ दिए, इन्होंने एटम के ऊपर दो लॉ दिए। इससे पहले चलते हैं, पहले आपको एक बात बताता हूँ, इतना तो क्लियर हो गया ना आपको कि एटम कहाँ से आया, किसको एटम बोला जाता है, इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब भी क्या होता है, एटम ही होता है। एटम की खोज किन्होंने करी, दो साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर, जिनका नाम था क्या था भाई साहब, डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस। इनके नाम पे एटम रखा गया, ठीक है। इन्होंने मतलब एटम बोला, लेकिन एक्चुअली पहले से ही एंशिएंट टाइम में इसकी खोज हो चुकी थी, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, परमाणु, जो कि किसने बताया था, महर्षि कन्नड़ जी ने। और पकोड़ा कट्टम जी ने क्या बताया था कि एटम कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है ना, चलते हैं आगे। अब ना हम दो लॉ पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे भाई साहब, दो लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहला लॉ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि किसने दिया था भाई साहब, ये दिया था हमें एंटोनियो लेवोसियर 1789 में। कब दिया था भाई साहब, लेवोसियर ने 1789 में, ठीक है। इन अंग्रेजों के नाम बड़े खतरनाक होते हैं भाई साहब, ठीक है, याद हो जाओ, ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब ये लॉ क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कराने से पहले छोटी सी चीज बता देते हैं लोग। एक चीज बताओ कि कि अगर मैं आपको क्या बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मास बनाना है, मास को बनाना है यानी कि द्रव्यमान को बनाना है, क्या आप बना सकते हैं? ऐसी बातें कर रहे हो भैया, कैसे बना सकते हैं मास को, नहीं बना सकते, नॉर्मल सी बात है। चलो ठीक है, बना नहीं सकते। मैं कहता हूं आपको किसी के मास को डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि द्रव्यमान को डिस्ट्रॉय यानी खत्म करना है, तबाह करना है, क्या कर सकते हो? तो ऑब्वियस बात है, कभी नहीं कर सकते भैया, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं कह रहा हूं आपको कि आपने क्या किया, सुनो बड़े ध्यान से। आपके पास पड़ा है 10 ml नींबू, क्या पड़ा है भाई साहब, 10 ml तो बहुत हो गया, 5 ml नींबू पड़ा है, क्या पड़ा है भाई साहब, 5 ml नींबू पड़ा है। और आपके पास पड़ा है भाई साहब 20 ml वाटर, 20 ml वाटर, ठीक है। क्या क्या पड़ा है, बड़े ध्यान सुनना, 5 ml नींबू है और 20 ml क्या है, वाटर है आपके पास, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपने जो नींबू पानी बनाया, आपने जो नींबू पानी बनाया, वो बन के कितने ml का आया होगा, ये बताओ मेरे को। आपके पास क्या था भाई साहब, 5 ml नींबू था और 20 ml क्या था, वाटर था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जो नींबू पानी आपने बनाया वो कितने ml का होगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, 25 ml का होगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट से पहले, ये आपने एक्सपेरिमेंट देखा नींबू पानी का, मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट से पहले आपका मास कितना था टोटल, भैया 25 ml। मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के बाद कितना आया, ऑब्वियस सी बात है भैया 25 ml। बस यही है पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब पढ़ोगे देखो सारा कुछ समझ आएगा, पढ़ो देखो आप समझ आ जाएगा। देखो हाइलाइटर लेते हैं, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि मास को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कहां पे, इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। और मैंने क्या बात बताई थी आपको, जो मास बिफोर एक्सपेरिमेंट होगा, मास बिफोर एक्सपेरिमेंट होगा, वही क्या होगा, मास आफ्टर द एक्सपेरिमेंट के इक्वल होगा, क्या होगा, मास आफ्टर द एक्सपेरिमेंट के इक्वल होगा। तो बस यही हमारा क्या स्टेट करता है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड मास आफ्टर द एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, ऑलवेज रिमेन सेम, एंड मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब मैं बार बार इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी भी इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। चलते हैं आगे फिर। अच्छा, अगली थ्योरी कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगला लॉ कराने से पहले ये दो चीजों के बारे में जान लो, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। अब बड़े ध्यान से सुनना, एलिमेंट क्या होता है। देखो, जब भी कोई भी एटम अकेले एग्जिस्ट करता है, अकेली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक मैंने बोला हाइड्रोजन, मैंने बोला कार्बन, मैंने बोला ऑक्सीजन, मैंने बोला नाइट्रोजन। अब देखो अकेले अकेले एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, तत्व क्या है, अकेले हैं, तो इन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। कुल मिला के बात बोल जाए, अगर सारे एलिमेंट क्या करें, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर अकेली अकेली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकेले सिंगल एग्जिस्ट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन यही अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना ली, तो क्या बन गया, H2O। अगर मैं कहूं कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना ली, तो मैं क्या बनूंगा, CO2। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना ली, तो क्या बन गया, NH3।
3 यानी कि अमोनिया। तो इसे बोलेंगे कंपाउंड। इसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि जहां पे 2 और मोर एटम क्या करते हैं? कोलैब करते हैं, फिर कंबाइंड रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। और एलिमेंट क्या होता है? जहां पे सारे एलिमेंट यानी कि सारे एटम क्या करते हैं? अकेले एग्जिस्ट करते हैं। और जहां पे एटम क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया क्लियर आपको कंजर्वेशन ऑफ मास और एलिमेंट ऑफ कंपाउंड क्या होता है। अब चलिए सुनिए ध्यान से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, जो कि किसने दिया भाई साहब? जोसेफ प्रोस्ट ने दिया। कब दिया था? 1794 में दिया था। ठीक है, आ जाओ, ये रहा हमारे पास जोसेफ प्रोस्ट। इनकी नाक बड़ी लंबी थी भाई साहब। आ जाओ, सुनना बड़े ध्यान साहब, ये क्या बोलता है? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये क्या बोल गया? आ जाओ, ऐसे समझ नहीं आएगा, सुनो बड़े ध्यान से। अच्छा, वाटर, इसका कहने का मतलब क्या था? देखो सुनो बड़े ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी जो कंपाउंड होगा, क्या होगा भाई साहब? कंपाउंड होगा, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा। उन्होंने ये बात बोली है, अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि सारे एलिमेंट करेंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगे। आप सुनना बड़े ध्यान से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है मैंने, H2O। किसका ले रखा है? H2O। मैं कहता हूँ चलो आप एक काम करो, आप पानी उठाओ नाले का। कहाँ का? नाले का। आप पानी उठाओ फिल्टर वाटर। कहाँ से पानी भाई? फिल्टर वाटर। ठीक है, अब फिल्टर वाटर और नाले के पानी में मैं कह रहा हूँ कुछ डिफरेंस होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया यार तो गंदा पानी है, ये साफ पानी है। ठीक है, डिफरेंस ही डिफरेंस है ना जी ना। साइंस में ये वाला डिफरेंस ही देखना हमने। हमने देखना है कि इनका मास सेम होगा, क्या इनका मास सेम होगा? समझे नहीं भैया? आ जाओ, सुनो बड़े ध्यान से। देखो, जैसे कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16U। अगर मैं कहूं टोटल मास हाइड्रोजन का कितना है, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है। कितने एटम है? 2 एटम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुनो बड़े ध्यान से। 1 इंटू 2, मास एक था, एटम कितने थे? 2 थे। 1 गुना 2 कितना हो गया भाई? 2U। मतलब कि 2 यूनिफाइड मास कितना आ गया भाई हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का टोटल मास कितना आ जाएगा भाई? 16U। कितना होता है भाई? 16U। ये आपको बताऊंगा अभी, अभी बस नेचुरली याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ। 16U होता है, मतलब 16U होता है। ठीक है, अब इनके रेशो निकालो। क्या निकालो भाई? रेशो। देखो 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, 2:16। अब काट देने कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास? 1:8, 1:8। अब मैंने कुल मिला के क्या बताना चाहा, मेरी बात सुनो। मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि नाले वाला जो पानी था उसका फॉर्मूला क्या होगा वाटर का? भैया H2O होगा। कितना होगा भाई? क्या होगा? H2O होगा। मगर जो फिल्टर वाटर था उसका फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल से तो भैया H2O ही होगा। तो मीन वाइल दोनों का मास भी क्या रहेगा भैया? कॉमन रहेगा, 1:8, 1:8। अब वही चीज वो भी बोला जाता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट है वो ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे? डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब उसका मास कैसे रहेगा? एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में रहेगा। चाहे आप कहीं भी किसी भी जगह पे ले जाओ उसे, उसका मास करेगा ऑलवेज एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहेगा। रही बात जैसे मैंने बताया H2O का, H2O चाहे आप नाले का पानी लो, चाहे आप बहुत फिल्टर वाटर लो, चाहे आप नॉर्मल वाटर लो, अगर आप तीनों के वाटर का मास को कंपेयर करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? रेशो 1:8 ही आएगी, यानी कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मास इनका आएगा। क्लियर? ये हमारा बोला भाई प्रोस्ट ने, जिसे क्या कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, हिंदी में बता दूं, ये जो मैंने ऊपर का था ना, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। आई होप आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा, ये कोई डाउट ही रह गया होगा इसमें। ठीक है, अगर अभी कोई डाउट रह जाता तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है। ठीक है, तो आइए चलते हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पर। ये हमारे डाल्टन भैया, कौन है हमारे? डाल्टन भैया। अब इन्होंने कुछ थ्योरी दी। अब भाई सारे साइंटिस्ट लगे हाथ लगे हुए थे कुछ ना कुछ एटम के बारे में बताने में। डाल्टन कहता है मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी एक थ्योरी दे ही देता हूं। तो इन्होंने क्या थ्योरी दी, बड़ी ध्यान से सुनना। इनकी थ्योरी कब आई थी भाई साहब? दे पोस्टुलेट अवर थ्योरी इन 1808 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अब इनकी भाई पहली थ्योरी, दूसरी थ्योरी, तीसरी थ्योरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे इन्होंने 6 थ्योरी दी है। अब मैं आपको ना, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई 6 की 6 थ्योरी में था क्या, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे याद करनी है 6 की थ्योरी, 6 की 6 थ्योरी एक सीक्वेंस में, जिससे कि आपको कोई भी डाउट और कभी भी आप इस थ्योरी को भूलोगे नहीं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले पढ़ते हैं इनकी पहली थ्योरी क्या बोलती है। देखो, डाल्टन की पहली थ्योरी क्या बोलती है जनाब? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मतलब कि सारे मैटर जो बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम।
हमने पढ़ा था ना, सारे मैटर कैसे बने, छोटे छोटे पार्टिकल से बने, उसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने बहुत पहले पढ़ लिया जब हमने एटम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, कि जब मैटर को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, इंडिविजुअल स्टेज पे आएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। बस इन्होंने उठा के डेफिनेशन दे दी किसकी, एटम की, पहली थ्योरी में। अगली पढ़ो, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एटम क्या है, इंडिविजुअल मतलब कि अविभाजित कण है, मतलब जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, जिसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहां पे भाई साहब, केमिकल रिएक्शन को। क्या ये थोड़ा पढ़ा पढ़ा नहीं लग रहा, कहां पढ़ा था अभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आ जाओ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में तो हमने यही पढ़ा ना, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने भी सेम बात क्या बोली, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल, इसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसको हम ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेम बात इन्होंने उठा के रिपीट कर दी। आ जाओ, atom of given element are identical in mass and chemical properties, यानी कि atom of given element are identical in mass and chemical properties, मतलब कि समझो बड़े ध्यान से, जैसे मानो ये हाइड्रोजन का एटम है, किसका एटम है, हाइड्रोजन का, ठीक है। मैं कह रहा हूं जो इसका भाई हाइड्रोजन का एटम दूसरा होगा, क्या इनका मास सेम होगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, मास का रहेगा ऑलवेज सेम रहेगा। मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। बिल्कुल भाई, नॉर्मल से आता, अगर मास सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, तो प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये किसने बोला भाई साहब, हमारे डाल्टन भैया ने अपनी कौन सी थ्योरी में, थर्ड थ्योरी में बोला था, ठीक है। अब चौथी थ्योरी क्या बोलती, सुनो बड़े ध्यान से, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि बड़े ध्यान से सुनो सुनो, इधर 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 आओ जल्दी से देखो। मैं कह रहा हूं ये रहे हमारे हाइड्रोजन भैया, ये रहे हमारे कार्बन भैया, और ये रहे हमारे ऑक्सीजन भैया। मैं कह रहा हूं क्या हाइड्रोजन का मास कार्बन के बराबर होगा? नॉर्मल से बात है भैया, गलत बात है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल। कह रहा हूं कार्बन का मास क्या ऑक्सीजन के जितना होगा? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल भाई, जब मास इनका एक दूसरे से अलग है, तो अब मैं कह रहा हूं क्या इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी? मतलब कि हाइड्रोजन प्रॉपर्टी कर रहा हो, क्या कार्बन वही प्रॉपर्टी कर रहा होगा? नहीं भैया, हो ही नहीं सकता। क्या कार्बन जो प्रॉपर्टी कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑक्सीजन भी कर रहा है? नहीं कर सकता। मीनवाइल डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब कि डिफरेंट एटम की डिफरेंट मासेस होंगे और डिफरेंट क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज भी रहेंगी। अरे भाई, मैंने भी तो यही बात बोली ना, हाइड्रोजन का मास अलग रहेगा, कार्बन का मास अलग रहेगा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग रहेगी, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग रहेगी। क्लियर है? क्लियर है भैया। आ जाओ, अब देखो, पढ़ो एक बार दोबारा, क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट एलिमेंट क्या करेगा, डिफरेंट मास रहेगा और डिफरेंट क्या रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी। क्लियर? क्लियर भैया। आ जाओ आगे देखो, सेकंड लास्ट पॉइंट यानी कि फिफ्थ पॉइंट, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ओहो, कुछ समझ नहीं आया। आ जाओ, कह रहा है कि जो एटम है, जो एटम है, जब भी वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, लाइक कंपाउंड बनाता है, तो हमेशा होल नंबर में रहेगा। कैसे, समझो बड़े ध्यान से। जैसे आपने कहीं पढ़ा था CO2 देखा होगा, आपने H2O देखा होगा किसी कंपाउंड में, आपने कभी ऐसे देखा CO1/2, CO.5, कभी ऐसे देखा हाइड्रोजन का H1/2O, कभी देखा? जी भैया, बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। हमेशा कैसे देखने को मिला हमें, इस फॉर्म में देखने को मिला। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, यानी कि होल नंबर की फॉर्म में देखने को मिला है। तो डाल्टन भैया भी यही कहते हैं कि जब एटम कंबाइन होके किसी रेशो में स्मॉल होल नंबर टू द फॉर्म कंपाउंड, जब भी वो कंपाउंड बनाएगा तो एक स्मॉल होल नंबर की फॉर्म में ही कंपाउंड को बनाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, आ जाओ लास्ट वाला पढ़ो। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। क्या बोलता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में जिनका रिलेटिव नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। लाइक समझो, जैसे अपन ने वाला एग्जांपल नहीं दिया था हमने, कौन सा वाला, जब पानी ले लो, चाहे नाले का चाहे साफ पानी का, तो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही चीज कौन डिफाइन करना चाहता है, हमारा सिक्स्थ वाला लॉ डिफाइन करना चाहता है। मतलब सिक्स्थ थ्योरी उसकी डिफाइन करना चाहती है कि किसी भी कंपाउंड में जो रेशो आएगी हमेशा कैसी आएगी, सेम आएगी। चाहे आप वो कंपाउंड कहीं से भी उठा लो, चाहे आप नाले का पानी ले लो, चाहे आप क्लियर वाटर ले लो, डिस्टिल वाटर, चाहे, ठीक है। यही बात हमारे 6 की थ्योरी बताना चाहती है। अब भैया याद करने की टेक्निक बता दो जल्दी से, मेरी बात सुनो। देखो, अब ऐसे सीक्वेंस में याद करोगे तो शायद ना हो, इसलिए करना कैसे, सुनना। सबसे पहले क्या पढ़ोगे भाई,
उसने कहा था डेफिनेशन, क्या बताई थी? डेफिनेशन। हमें सबसे पहले क्या लिखनी है? डेफिनेशन लिखनी है किसकी? एटम की। इंडिविजुअल पार्टिकल है मैटर का, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे क्या बताओगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा था? मास का नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप भी यही बात बोलते हैं ना, एटम का नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आ जाओ। हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा हमने, और वो पढ़ा निश्चित अनुपात वाला नियम पढ़ा। ठीक है, अब वही निश्चित अनुपात वाला नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि रेशियो ऑलवेज क्या रहेगी? किसी भी कंपाउंड की सेम रहेगी। तो वो किस में आ जाएगा? हमारे थर्ड वाला पॉइंट होगा। जो हमने सिक्स्थ वाला पॉइंट नहीं पढ़ा, रिलेटिव काइंड ऑफ एटम कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये आ जाएगा हमारे थर्ड वाले पॉइंट में। ठीक है, आ जाओ चौथे में क्या पढ़ोगे भैया? सेम एलिमेंट, मैं कह रहा हूँ सेम एलिमेंट हैविंग अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड हैविंग अ सेम मास। क्लियर है, मतलब सेम एलिमेंट के पास सेम द्रव्यमान रहेगा और सेम क्या रहेगी? रासायनिक रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे वो लोग। ठीक है, आ जाओ पांचवा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे भैया? हाइड्रोजन अलग है किससे? कार्बन से, मतलब मास भी अलग होगा और क्या रहेगा? प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी? अलग रहेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट यानी कि सिक्स पॉइंट क्या है भाई साहब? जितने भी एलिमेंट है, जब उसे कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा होल नंबर की फॉर्म में रहेंगे। कैसे रहेंगे? होल नंबर की फॉर्म में रहेंगे। कोई भी 1/2 0.5 फलाना ढिमकाना नहीं होगा। क्लियर भाई साहब? ये हमारे डाल्टन में ने 6 की 6 थ्योरी दी थी। आई होप आप लोगों को डाल्टन की 6 की 6 थ्योरी समझ आ गई होगी, और जिन्हें नहीं आई समझ, दोबारा से थोड़ा रिवाइंड करिए और दोबारा से देखिए, और ये डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। क्या होता है एटम जानेंगे। देखो एटम क्या है? एटम आर डिफाइंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यार अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एटम क्या है? एटम को जोड़ जोड़ के क्या बनता है? मैटर बनता है। तो इन्होंने तो वही बात लिखी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी घर, आप एक घर देखते हैं, घर कैसे बना होता है? ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट जोड़ के बना होता है। सेम चीज उन्होंने यही बात बोली है कि एटम भी कैसा है? अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब कि ईंटें हैं। ठीक है, इनको एटम को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। एटम इज द बेसिक ऑफ ऑल मैटर। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल एंड कंसिस्ट ऑफ इवन टाइनियर पार्टिकल। मतलब क्या है? बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। आप जितना सोच रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, ख्याल से क्या मतलब? डेफिनेटली। चलिए आप सोचिए मैटर कितना, एटम कितना छोटा होगा? सोच रहे हैं? बिल्कुल, और छोटा सोचिए, और छोटा सोचिए। आप जितना सोच रहे हैं मतलब उससे भी छोटा क्या हमारे पास एटम होता है। आइए देखिए, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ मैटर है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। या फिर आप ये छोटी सी डेफिनेशन सिंपल से लिख सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बार बार इस बात को हम रिपीट कर चुके हैं पीछे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं एटम की शेप की। एटम की शेप, एटम की शेप कैसी होती है भाई? स्पेरिकल, सर्कल थोड़ी सी जैसे देखी होगी आपने ना, स्पेरिकल टाइप, उसे बोलते हैं स्पेरिकल। ठीक है, आइए साइज की बात करें तो देखो, एटम का ना जनरली कोई फिक्स साइज नहीं होता। हर एटम का, मतलब कि हर एटम, लाइक हाइड्रोजन का, अगर आप कहें तो एल्यूमिनियम का, सब एटम का अपना अलग अलग साइज होता है। ठीक है, लेकिन एक रफली साइज कैसा है साहब? एक रफ साइज कितना एस्टिमेट करते हैं हम? 10⁻⁻10। ऐसे लिखेंगे इसे, 10⁻⁻10। ये हम लोग रफली साइज एस्टिमेट करके चलते हैं। क्लियर? क्लियर, आ जाओ। जैसे आपकी बुक में भी आपने देखा होगा, ये एटॉमिक रेडियस दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? देखो यहाँ पे 1/10⁹ मीटर। ठीक है, जिसको हम 1 nm बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 nm। 1 nm का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 नैनोमीटर। क्या होता है? 1 नैनोमीटर। देखो यहाँ पे हर एटम का अपना अपना रेडियस दे रखा है। हाइड्रोजन का 10⁻⁻10 दे रखा है, वाटर का 10⁻�9 दे रखा है, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁸ दे रखा है। अब हीमोग्लोबिन को बच्चे सोच रहे होंगे क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई में। ऐसी सबका दे रखा है। ठीक है, आ जाओ चलते हैं आगे। मैं कह रहा हूं किसे को हुआ क्या भाई साहब? एटम के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी चर्चा दे दी। ठीक है, एटम पता लग गया लोगों को एलिमेंट पता लग गया, लोगों को कंपाउंड पता लग गया क्या होता है। ऐसे ही करते 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 सब कुछ धीरे धीरे हमें नॉलेज होगी, मैटर भी, सब सब कुछ पता लग गया। ठीक है, अब क्या हुआ ना, एक बार क्या हुआ, दो साइंटिस्ट बैठे हुए थे। ठीक है भाई, एक का नाम छेदीलाल समोसे वाला, एक का नाम राजू। ठीक है भाई, ये अपने राजू भाई, ये अपने छेदीलाल। ओहो छेदीलाल भाई, अब ये दोनों करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये दोनों क्या करते हैं भाई? एक्सपेरिमेंट करते। ये लोचा हुआ यहाँ पे बड़ी जोर से, अब एक गैस रिलीज हुई। राजू को पता था हाइड्रोजन गैस है। राजू कहता है हाइड्रोजन गैस लिख छेदीलाल। अब छेदीलाल के पास पड़ी किताब जिसमें वो सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जितना कुछ भी होता है रिएक्शन उसे लिख रहा था। ठीक है, अब छेदीलाल दोनों दोनों जल्दी जल्दी लिख रहा है हाइड्रोजन। उतने में वहां से राजू कहता है, जितने में हाइड्रो तक लिखा उतने में राजू कहता है अरे वो CO2 गैस रिलीज लिख, जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड लिख, कार्बन डाइऑक्साइड लिख। अब वो छेदीलाल का लिखने लग गया जल्दी से।
का हाइड्रोजन ही नहीं खत्म हुआ, यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया कार्बन, जितने में इतना लिखा, कहता अरे अरे वो हीट लिख, साथ में हीट रिलीज हुई, साथ में हीट रिलीज, अब लिखना हीट। ठीक है, ऐसे करते 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 भाई साहब क्या समझ आया इन लोग को कि एलिमेंट के नाम तो आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इन्हें ना इतने बड़े बड़े नाम है, इतने इनके क्या है, बड़े बड़े नाम है। ठीक है, अब इन्हें लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई साहब, तब क्या बोला गया, सारे साइंटिस्टों को बोल दिया गया, राजा साहब ने सुनवाई कर दी कि अपनी सभा में आके कि जल्दी से सारे बैठ के एलिमेंट के सिंबल बनाओ, सारे बैठ के एलिमेंट के सिंबल बनाओ। अब भाई डाल्टन कहता अरे गुरुदेव रुकिए, जब मैंने थ्योरी दी है तो मैं सिंबल भी दे सकता हूँ। तो जल्दी दौड़ा दौड़ा आया, कहता ये देखो जनाब, अब देखो जल्दबाजी में तो बनाना था उसने क्या करा, ऐसे गोला बनाया, ऐसे करके कहता ये देखो फॉस्फोरस, गोला बना के छोड़ दिया खाली, कहता ऑक्सीजन, गोला बना के कलर कर दिया, कहता कार्बन, कुछ भी बोलता गया। ठीक है, देखो कुछ ऐसे कर उसने सिंबल बना दिया, हाइड्रोजन बिंदी बना दी तो हाइड्रोजन हो गया, कलर कर दिया तो कार्बन हो गया, खाली छोड़ दिया ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यूं करके बना दिया तो फॉस्फोरस हो गया, प्लस कर दिया तो सल्फर हो गया, आई बना दिया आयरन हो गया, ऐसे करके उसने इतने सारे सिंबल्स दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम तक ये चले, कैसे चले सुनो, फिर से सेम एग्जांपल, कोई अलग नहीं जाएंगे, बहुत दूर नहीं जाना हमने। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, अब हुआ सुनो बड़े ध्यान से सुनना। अब सेम सीन हुआ, इस बार क्या हुआ, जो राजू था अपना, कौन था भाई अपना, एक मिनट वैसे भी रवि कर लेते हैं ना, जो अपना राजू था। ठीक है, फिर से इन्होंने लोचा किया। ठीक है, लोचा हुआ, जल्दी से निकली हाइड्रोजन गैस। अब भाई छेदीलाल याद कर रहा है हाइड्रोजन का सिंबल ऐसे था या फिर खाली था, फिर अचानक से याद आया हाइड्रोजन का सिंबल ये था, जितने में उसे याद आया उतने में राजू बोलता भैया फॉस्फोरस भी निकली है। अब वो ऐसे करके बनाने लग गया, जितने फॉस्फोरस बना रहा था भाई साहब उतने में कहता भाई हीट भी निकली, चलो हीट लिखने लग गया, अब जितने में हीट लिख रहा उतने में कह रहा भाई कार्बन भी निकल गई। अब वो बना रहा है कार्बन का सिंबल सोचने लग गया छेदीलाल, कार्बन का सिंबल सोच रहा है, अब उसको गुस्सा आ गया, इसने राजू को दिया पट से थपेड़ा, पट से। अब राजू हो गया सेट, फिर राजू को बोलता है अबे गधे यार इतना कौन याद रखेगा बार बार ही, जितने में बनाने जाता हूँ एक उतने में तो दूसरा उठा के ले आता है, जितने में एक बनाने जाता हूँ उतने में दूसरा उठा के ले आता है, इतने सारे सिंबल कौन याद रखेगा। अब फिर भी आ रही थी भाई दिक्कत, मतलब क्या समझ आया आप लोगों को कि डाल्टन के सिंबल यूजफुल नहीं थे, डाल्टन के सिंबल भी यूजफुल नहीं थे। तब आए साइंटिस्ट एक बड़े विद्वान, कहते हैं यहाँ किसी को कुछ नहीं आता हमारे सिवाय, री राजा बाबू हमारा नाम है बर्जीलियस, क्या नाम है भाई, बर्जीलियस। बर्जीलियस कहता सुनो बड़े ध्यान से हमारी बात, हम कहते हैं कि सिंबल बनाना बड़ा सिंपल है, जो भी एलिमेंट है उसका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर उठाओ और लिख दो, वही सिंबल है, वही क्या है सिंबल। जैसे समझो, या तो पहला उठाना था या तो दूसरा उठाना था। बर्जीलियस कहते लो हाइड्रोजन, मुश्किल है मुझको बताओ, कुछ मुश्किल नहीं है, कहता ऐसे लिख दो कहानी खत्म, कहानी खत्म। कहता ऑक्सीजन, क्या मुश्किल है, कहता ओ लिख दो कहानी खत्म, सिंपल है। ठीक है, कितना सिंपल है सोचो। आ गया हीलियम, अब दिक्कत क्या आई, कहते भैया ये भी एच से हो जाएगा और ये भी एच से थोड़ा लिख सकते हैं, तो कहता घबरा क्यों रहे हो भैया, लिखो एच ई, हीलियम, पहला अक्षर दूसरा अक्षर उठा लो। तो ऐसे करके बर्जीलियस ने भाई सिंबल्स की खोज कर दी। मीन वाइल डाल्टन वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया, बट उसके सिंबल्स ज्यादा नहीं चले, नॉट वर्किंग। ठीक है, तो उसका बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट है जिसने क्या करा, सिंबल्स को इस फॉर्मेट में दिया। क्लियर, क्लियर भैया। ठीक है, अब देखो भाई साहब सिस्टम क्या है, सुनना। आईयूपीएसी मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत बड़ी ब्रांच है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये ना अप्रूवल देती है नेम ऑफ एलिमेंट पे, मतलब नेम ऑफ एलिमेंट ही नहीं, खाली सिंबल भी होगा किसी एलिमेंट का या फिर यूनिट भी होगी, चाहे नेम ऑफ एलिमेंट हो, चाहे सिंबल हो, चाहे यूनिट हो, मतलब कि किसी एलिमेंट का नाम रखना हो या सिंबल देना हो या यूनिट देनी हो, सब कुछ कहां से पास होगा, पहले आईयूपीएसी के अंदर रजिस्टर होगा, उसके बाद ही अप्लीकेबल होगा। और एक बार जो आईयूपीएसी ने कह दिया मतलब कह दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला भाई साहब, जब भी आप किसी सिंबल को लिखते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो पहला लेटर हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल, क्या रहेगा कैपिटल, यानी कि रुको हाईलाइटर उठाएंगे तो मुझे ज्यादा समझ आएगा, यानी कि कैपिटल। ठीक है, कैसा रहेगा भाई साहब, कैपिटल लेटर में रहेगा, अपर केस में। ठीक है, और सेकंड लेटर हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में, कैसे रहेगा भाई, स्मॉल लेटर में। फॉर एग्जांपल इधर देखो जल्दी से, हाइड्रोजन है माने कि एच, देखो कैपिटल लेटर, एल्यूमिनियम है तो खाली ए लेटर क्या रहेगा, आओ इधर देखो,
अब जो ए है वो क्या रहेगा भाई कैपिटल, एल क्या रहेगा भाई स्मॉल। ये नहीं कि ए भी स्मॉल और एल भी स्मॉल कर दो, ये वाला गलत है और ये वाला क्या है सही है। देखो यहाँ नीचे देखो कोबाल्ट दिख रहा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का देखो सी और ओ, सी बड़ा है और ओ छोटा है, ये सही है। ये नहीं कि दोनों बड़ा कर दोगे, ये गलत है। क्योंकि आईयूपीएसी क्या कहता है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल, दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल। क्लियर हुआ क्या सिस्टम था, क्या कहानी थी? जी भैया बहुत सिंपल था, ये तो कुछ भी नहीं था। आ जाओ। अब देखो तुमने ना बुक में जब देखोगे तो कुछ एलिमेंट तुम्हें दिखाई देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आ जाओ इधर दिखाते हैं तुमको, आओ। जैसे देखो आप देख रहे हो मैग्नीशियम Mg लिखा हुआ है, लेकिन लेड देखो लिखो तो एल होना चाहिए, लेकिन पी भी दे रखा है भैया यार, पता नहीं क्या लोचा है ये। आ जाओ आयरन देखो, आयरन तो आई होना चाहिए भैया, पता नहीं एफ क्यों दे रखा है, फिर लोचा। ये तो गड़बड़ कर रही है हमारे साथ भाई साहब, ठीक है? तो गड़बड़ नहीं है, सुनो बड़े ध्यान से। अब जो रख रहे थे ना नाम, तो क्या हुआ सुनो, जरूरी नहीं है सारे लेटर इंग्लिश वर्ड पे ही लिखोगे, गधा। कुछ लेटर तुमने सुना होगा लैटिन लैंग्वेज साइंस में, मतलब कि जर्मन ग्रीक लैंग्वेज में भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनके बिहार पे रखे गए। पढ़ो देखो, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। हमने क्या पढ़ा, सिंबल कैसे रखे, फर्स्ट लेटर और कुछ भी लेटर का नाम जो भी इसमें लेटर में आता है उसी के नाम पे हमने सिंबल रखे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्लोरीन को Cl लिया था, जिंक को Zn लिया था, लेकिन कुछ एलिमेंट के नाम सम सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, यानी कि जर्मन और ग्रीक में, लैटिन वर्ड यानी कि जर्मन और ग्रीक में। फॉर एग्जांपल आ जाओ जल्दी से। अच्छा ये तुम्हारे काम का नहीं है स्टिप बम, तुम ये सब रहने दो, अभी इतना लेवल का नहीं है तुम्हारा, ठीक है? ये एंटीनोमी रहने दो, एसबी, स्टिप बम। आओ कॉपर पढ़ते हैं। देखो कॉपर क्या क्या होता है जनाब, कॉपर का क्या होता है भाई क्यूप्रम, क्या होता है क्यूप्रम। देखो CO नहीं लिखते, इसलिए हम लिखते हैं CU, ठीक है? गोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं ऑरम, यानी कि AU, इसीलिए आया AU। लैटिन नेम क्या है इसका, ऑरम। आयरन को बोलते हैं FE, सिंबल है, कहां से आया FE, आया भाई साहब फेरम से, जो कि कहां पे नाम है लैटिन लैंग्वेज में। आई मैंने को थोड़ी देर पहले लेटर दिखाया था ना, लेट यानी कि पीबी, पीबी कहां से आया, प्लम बम, कहां से आया, प्लम बम प्लम बम प्लम बम प्लम बम। आ जाओ, मरकरी का Hg होता है, कहां से आया भाई, हाइड्राग्राम, ठीक है? पोटेशियम K यानी कि कैलियम, सोडियम Na यानी कि नेट्रियम, ठीक है? टिन यानी कि एसन, स्टेनम। अब जो जो मैंने आपको बताया है क्योंकि वो आपके, अच्छा ये भी देखो, सिल्वर यानी कि Ag, एर्गेंटियम, एर्गेंटम, जो भी नाम है पढ़ लेने से, ठीक है? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया, बस यही आपके इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है? ये आपके सिलेबस में नहीं था, आप इसे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये भी नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये बाकी आपको आने चाहिए तो आने चाहिए, ठीक है? आप क्या करना भाई साहब, आपको बस इन सिंबल पे नजर मारनी है, क्या करनी है, नजर। बस एक बार देख लो अपने आप सारे सिंबल तुम्हारे भेजे में, ठीक है? अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनना भाई साहब, देखना जरूरी है, इसको पढ़ लेना, ठीक है? चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक मास, ठीक है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसे भी खत्म करने के बाद मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पार्ट में ये चैप्टर में हमारा क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग को पता है क्या करना है, मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूँ, ठीक है? तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ।